Environmental geography meaning and concept of environmental geography। तो आज हम पढ़ेंगे environmental geography का मीनिंग मतलब और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यानी उसको और डिटेल में अंदर डीपली पढ़ेंगे और मीनिंग पढ़ेंगे एंड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। Geography has inherited the concept of environmentalism from Greek philosophers। जो भी इन्वामेंटलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो ग्रीक फिलोसोफर से लिया गया है ज्योग्राफी में, जो कि है इन्वामेंटल डिटरमाइंस द मैन एंड हिज एक्टिविटीज। यानी इन्वामेंट जो है डिटरमाइन करता है मैन को और उसकी एक्टिविटीज़ को। इन्वामेंटलिज्म जो है एक कॉन्सेप्ट है, एक फिलॉसफी है जो कि लाइफ सपोर्ट है और हैबिटेट को सपोर्ट करती है और सराउंडिंग को करती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन्वायरमेंटलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ये हमें बताता है कि इन्वायरमेंट पूरी तरीके से मैन और हिज एक्टिविटीज़ को डिपेंडेंट बनाता है, यानी मैन उसके डिपेंडेंट है। यानी पूरी तरीके से मैन जो है उसी पर क्या कहते हैं इसको, मैन जो है उसी पर निर्भर है, तो उसकी एक्टिविटीज़ भी उसी पर निर्भर होंगी। तो सब्सिक्वेंटली इन्वायरमेंटल फोकस इन ज्योग्राफी अपीयर्ड, यानी इन्वायरमेंटल जो फोकस है ज्योग्राफी में अपीयर्ड हुआ 90th सेंचुरी में, जो कि बताता है कंट्रीब्यूशन ऑफ जर्मन ज्योग्राफर, जो कि है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ जर्मन ज्योग्राफर। 90th सेंचुरी में जब ज्योग्राफी में इन्वायरमेंटल का फोकस का अपीयर्ड हुआ, यानी इसको शो हुआ, तो जो था ये जो इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा, इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो था जर्मन ज्योग्राफर्स का रहा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इज मॉडर्न ज्योग्राफर। तो इन्होंने मॉडर्न फाउंडर हैं मॉडर्न ज्योग्राफी के, तो ये ध्यान में रखना है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट मॉडर्न ज्योग्राफी के फाउंडर हैं, इन्होंने फाउंड करी मॉडर्न ज्योग्राफी, और इन्होंने बताया डेमोन्स्ट्रेटेड द मैन डिपेंडेंस ऑन हिज इन्वायरमेंट, यानी मैन का डिपेंडेंस जो है उसके इन्वायरमेंट पर है, वो किस पर निर्भर है, इन्वायरमेंट पर है। बाय पुटिंग फॉरवर्ड, जिससे कि जो उन्होंने पेश किया अपनी थ्योरी, उनकी डॉक्ट्राइन जो थी एक थ्योरी थी, जिसको कह सकते हैं कि उनका एक प्रिंसिपल था, सिद्धांत था। तो इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म इनका एक प्रिंसिपल रहा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का, जो कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी के हैं। तो इन्होंने बताया कि इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म की डॉक्ट्राइन जो कि एम्फसाइज करती है, जोर देती है द रोल ऑफ इन्वायरमेंट ऑन द टाइप ऑफ लाइफ इन अ ज्योग्राफिक लोकेशन, जो कि इन्वायरमेंट का रोल है, जो किस पे रोल है, लाइफ के टाइप पे है इन ज्योग्राफिक लोकेशन। यानी ज्योग्राफिक लोकेशन क्या होती है, ज्योग्राफिक लोकेशन एक जगह होती है, रीजन डिनोट करता है अर्थ के किसी सरफेस को। तो टर्म लोकेशन क्या है, इससे तात्पर्य है कोई प्लेस है जो कि क्या करती है, इंडिकेट करती है, कोई भी बाउंड्री से उसको वो करा जाता है, निर्धारित करा जाता है, बताया जाता है कि इतने एरिया में ये प्लेस है, तो ये ज्योग्राफिक लोकेशन कहलाती है। तो सेकंड जो ज्योग्राफर हैं वो हैं कार्ल रिटर। तो कार्ल रिटर जो हैं जर्मन ज्योग्राफर हैं, also propound the influence of environmental factor on human activities।
and even on human behavior as described in his book Erkunde। यानी कार्ल रिटर जो जर्मन जोग्राफर हैं, हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जर्मन जोग्राफर का है। पहले तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का बताया, फिर जर्मन जोग्राफर कार्ल रिटर का बताया गया है, जिन्होंने अपनी बुक में अर्कुंडे नाम की बुक में ये बताया है कि इन्वामेंटल फैक्टर्स जो हैं इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को। तो इन्वामेंटल फैक्टर्स क्या होती हैं? एंड इन्वामेंटल फैक्टर इकोलॉजिकल फैक्टर होती हैं और इको फैक्टर होती हैं इज एनी फैक्टर, जो भी फैक्टर हैं एबायोटिक या बायोटिक दैट इन्फ्लुएंस लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब कि उनके ऊपर वो असर देती हैं, कोई उनके ऊपर प्रभावित होते हैं। तो क्या हो सकते हैं? टेम्परेचर एक ह्यूमन के लिए बहुत बड़ा वो होता है इन्वामेंटल फैक्टर, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर डिपेंडेंस हो जाता है। तो सनलाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, वाटर, पॉल्यूशन, फूड अवेलेबिलिटीज़ और पैरासाइट्स, कंपटीशन और अर्बन इन्वायरमेंट, ये सब जो है इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को वो करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट के फैक्टर्स जो हैं ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को भी प्रभावित करते हैं और ह्यूमन के बिहेवियर को भी प्रभावित करते हैं। यानी अगर ह्यूमन का इन्वायरमेंट पीस नहीं है तो वो खुद एग्रेशन में जा सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें वो इमोशनल हो सकता है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे की तरफ, जोग्राफर की तरफ, फ्रेडरिक रेडज़ेल। तो ये थर्ड जोग्राफर जो बताए गए हैं यहाँ पर। पहले कौन थे? पहले जो थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे, जो कि फाउंडर्स निकले, और दूसरे थे कार्ल रिटर, और तीसरे हैं फ्रेडरिक रेडज़ेल। ठीक है। इनकी क्लासिकल लिटरेचर में एंथ्रोपोजोग्राफी लिटरेचर है इनका। क्लासिकल लिटरेचर इलस्ट्रेटेड हिज थॉट, यानी इसमें साफ साफ बताया गया कि उनका थॉट क्या था, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन मैन। यानी इन्होंने भी वही बताया जो आगे के वो बताते आए हैं कि इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं मैन पर। तो आगे बढ़ते हैं। Gradually, with the advent of science and technology and emergence of environmental issues and challenges across the globe, the environmental focus in geography has shifted to a branch of knowledge within the subject shown as environmental geography. यानी धीरे धीरे जब एडवेंट ऑफ साइंस हुआ, यानी साइंस का आना हुआ और टेक्नोलॉजी की ईजाद हुई और इमर्जेंस हुआ इन्वायरमेंट का। इमर्जेंस का मतलब इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा फैलने लगे। तो क्या हुआ, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे अक्रॉस द ग्लोब, पूरे ग्लोब पर। द इन्वायरमेंटल फोकस इन ज्योग्राफी, जो इन्वायरमेंटल फोकस ज्योग्राफी का था उसमें एक ब्रांच को शिफ्टेड टू अ ब्रांच, यानी ब्रांच की फॉर्म में आ गया, और फिर ब्रांच ऑफ नॉलेज, एक नॉलेज की ब्रांच की फॉर्म में आ गया विद इन द सब्जेक्ट शोन एज इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, यानी वो एक इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी सब्जेक्ट शो होने लगा। तो A.M.S. टेलर 1977, अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत सारे जोग्राफर्स के बारे में। अब यहाँ पर एक और आ गए हैं साइंटिस्ट, इन्होंने A.M.S. टेलर नाम के, उन्होंने 1977 में डिस्कस किया जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स को। तो जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? जो कोई भी ह्यूमन या फिजिकल और ह्यूमन मेड फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। स्पेशल अरेंजमेंट ऑन अर्थ हो सकता है, अर्थ की सरफेस पर। तो ये भी हो सकते हैं कि ह्यूमन की तरफ से बनाए गए हों, और बाकी फिज़िकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि फिज़िकल फैक्टर में आ जाता है क्लाइमेट हो गया, और जियोलॉजी हो गई,
और ह्यूमन के जो फैक्टर्स बनाए गए हैं वो बायोलॉजिकल ज्योग्राफी हो गई, और उसमें टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृतियों के बारे में जो हम मैपिंग करते हैं वो चीज़ें आ गई। वो सब जो है ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स में आ जाएंगे, और इट्स रिलेशन विद इन्वायरमेंट इन हिज बुक, यानी इनकी बुक जो है ज्योग्राफी और मैन्स इन्वायरमेंट जो है उसमें इन्होंने ये बताया है कि इन एस्पेक्ट्स और इन्वायरमेंट का उसके साथ रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। Now we can understand that the environmental geography is the branch of geography that describe the special aspects of interaction between human and natural world। यानी अब हम समझ सकते हैं कि environmental geography जो है एक ब्रांच है ज्योग्राफी की जो बताती है स्पेशल एस्पेक्ट्स को। स्पेशल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? ज्योग्राफी को जो भी मीज़र किया हुआ जोग्राफिक डायमेंशन जो होता है किसी भी सिचुएशन में, प्रॉब्लम में, फिनोमेना में का मतलब ऑन इट्स पोजीशन, एरिया, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद इन स्पेस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि स्पेशल एस्पेक्ट्स वो एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमारी जोग्राफिक डायमेंशन से रिलेटेड होते हैं। यानी वहाँ पर कोई भी सिचुएशन जो होती है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसको बताया जा सकता है इस प्लेस स्पेस पोजीशन से वो सिचुएशन वो घटित हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं कि स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचुरल एस्पेक्ट। यानी यहाँ पर है स्पेशल एस्पेक्ट्स जो है इंटरेक्शन के ह्यूमन और उसके इन्वायरमेंट, नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड वो ही हुआ क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिज़िकल फैक्टर्स आते हैं इसमें और बायोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं नेचुरल वर्ल्ड में, जैसे कि उसका इन्वायरमेंट होता है जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। ह्यूमन इंटरेक्शन जो है उसका स्पेशल एस्पेक्ट यानी उसकी मेजरमेंट, उसकी प्लेस की, जगह की। और फिर क्या है यहाँ पर एंड इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन विद दिस कंपोनेंट, वो इट इज़ द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन। ये स्टडी है सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन यानी व्यवस्थित वितरण। सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन कोई भी डिटेल में कोई भी बात को एक्सप्लेन करना, किसी भी चीज़ को डिटेल में बताना जो कि ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो और स्पेसिफिक मेथड से हो, प्लान हो उसका कोई। तो सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन इसी को कहते हैं डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन विद दीज कंपोनेंट। यानी इन्वायरमेंट का उसके कंपोनेंट के साथ और इन्वायरमेंट के कंपोनेंट का और ह्यूमन का इंटरेक्शन जो है उस कंपोनेंट के साथ, इसी की स्टडी की जाती है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में। देयर स्पेशल वेरिएशन ओवर द अर्थ सरफेस, यानी स्पेशल वेरिएशन अर्थ के सरफेस पर जो है उसकी भी स्पेशल वेरिएशन जो होती हैं वो डिफरेंस और चेंज इन फिनोमेना अक्रॉस डिफरेंट जोग्राफिक लोकेशन और एरिया रिलेटेड टू विद रेस्पेक्ट टू विद। यानी स्पेशल वेरिएशन जो है कोई भी जगह के बारे में, कोई भी जोग्राफिकल लोकेशन है और एरिया है उस पर जो भी फिनोमेना हो रहा है उसके बारे में स्पेशल वेरिएशन बताती है अलग अलग जगहों के बारे में। और इट्स मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर एंड इट्स रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन। यानी ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, कनेक्टेड विद और इन्वॉल्विंग सेवरल डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। यानी बहुत सारे सब्जेक्ट की मेल को कह सकते हैं, इनके कनेक्शन बहुत ज़्यादा हाई है और रिलेटेड है बहुत सारे डिसिप्लिन से, जैसे कि लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, इकोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज़,
लाइक इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, जैसे कि प्रकाशन का वो भाग होता है जो सामान्य जनता के लाभ के लिए होता है, तो इसको भी कहते हैं, लेकिन ये एक डिसिप्लिन है, स्टडी है, पब्लिक पॉलिसी की है, जो कि पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है जिसमें वही है, ये वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डिसिप्लिन है, यानी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ कंसर्न विद अ स्पेशल एट्रीब्यूशन, यानी जो रिलेटेड है स्पेशल एट्रीब्यूशन के साथ। स्पेशल एट्रीब्यूशन क्या होते हैं? स्पेशल टर्म जो है बहुत बार आया है, तो यहाँ पर जो स्पेशल आया है उसका मतलब यही होता है कि कोई पोजीशन हो गई, कोई लोकेशन हो गई, तो उसी को स्पेशल यहाँ पर यूज़ किया जाता है। एट्रीब्यूशन यहाँ की जो विशेषताएं हैं, जैसे कि फिनोमेना रिलेटेड टू इन्वायरमेंट जो हो सकता है, स्पेशल एट्रीब्यूशन का है, तो इन्वायरमेंटल फिनोमेना जहाँ पर आते हैं। और स्पेशल एट्रीब्यूशन में जो होता है कनेक्टिविटी और प्रॉक्सिमिटी जो होती है वो होता है द डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट जोग्राफिकल फीचर, यानी कोई भी जोग्राफिकल फीचर है जैसे माउंटेन या फिर रिवर है, तो उसके एक दूसरे से कितनी दूरी है उसके बारे में बताया जाता है। इस पर शेप क्या है, साइज़ क्या है, उसको यहाँ पर शो किया जाता है। स्पेशल एट्रीब्यूशन किस लिए यूज़ किए जाते हैं, कौन ज़्यादा यूज़ करता है? ये होते हैं टूल्स होते हैं स्पेशल एट्रीब्यूशन, जो कि GIS यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो GIS कौन होते हैं? GIS एक वो है जिसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये आगे चल के पढ़ेंगे, जब तक हम ये पढ़ते हैं, जबकि पढ़ रहे थे ऑफ ऑल द फिनोमेना रिलेटेड टू इन्वायरमेंट से रिलेटेड फिनोमेना क्या हो सकते हैं? इन्वायरमेंटल फिनोमेना, वेदर पैटर्न, फॉग, विंड, रेन हो सकती है। और इन्वायरमेंटल फिनोमेना वेदर का पैटर्न हो सकता है, जैसे कि फॉग है, फॉग क्या होता है? कोहरा होता है। विंड क्या होती है? हवा होती है। रेन क्या होती है? बारिश होती है। यही सब जो है इन्वायरमेंट के फिनोमेना होते हैं, रिलेटेड फिनोमेना। इट स्टडीज वेरियस बायोम्स एंड ह्यूमन इन्फ्लुएंस। इन्वायरमेंटल के फिनोमेना सिर्फ यही नहीं होते, अभी ये चीज़ छोड़ के पहले इधर इन्वायरमेंट के फिनोमेना पे आते हैं। जियोलॉजिकल इवेंट होती है। जियोलॉजिकल इवेंट क्या हो सकती है? अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, ये सब जब जियोलॉजिकल इवेंट्स हो जाते हैं इन्वायरमेंट के फिनोमेना में। एस्ट्रोनॉमिकल अफेरेंस भी होते हैं, यानी अरोराज और सोलर एक्लिप्स और मून एक्लिप्स, ये सब जो है एस्ट्रोनॉमिकल अफेरेंस में आते हैं। ये इन्वायरमेंटल फिनोमेना होती है। अरोराज क्या होती है? जो नॉर्दर्न लाइट होती है, जो बोरियलिस और साउदर्न लाइट होती है। ये सब कौन सी लाइट होती है? ये बहुत बढ़िया सी होती है, शानदार प्रदर्शन होता है इनका, जो आसमान पर दिखाई देता है, रात के आसमान पर। लेकिन ये सारी जगहों पे नहीं मिलती है, ये नॉर्दर्न और साउदर्न एरिया में ज़्यादा पाई जाती है। तो ये सब इन्वायरमेंट के फिनोमेना होते हैं, इसलिए बता दिया गया है यहाँ पर ये सब चीज़ें, ताकि जो है हमारी सोच बस एक जगह तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, हम आगे भी चलते जाएंगे और आगे डीपली इसमें उतरते जाएंगे। तो चलते हैं। इट स्टडीज द वेरियस बायोम एंड ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस, यानी यहाँ पर बहुत सारे बायोम्स के बारे में स्टडी होती है। बायोम्स क्या होते हैं? लार्ज जोग्राफिकल रीजन होते हैं, बड़े जोग्राफिक रीजन होते हैं, एरियाज होते हैं, जो अपनी क्लाइमेट की वजह से, सॉइल की वजह से, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की वजह से उनको जाना जाता है।
यानी एक्वेटिक बायोम्स हो सकते हैं, फॉरेस्ट हो सकते हैं, ग्रास बायोम्स होते हैं, डिज़र्ट होते हैं, टंड्रा होते हैं। और ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं? ह्यूमन इम्पैक्ट जो है वो फिज़िकल इन्वायरमेंट पे और पॉल्यूशन, जैसे कि पॉल्यूशन, बर्निंग और फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन और बहुत सारी ह्यूमन इन्फ्लुएंस है जो हमारे इन्वायरमेंट, फिज़िकल इन्वायरमेंट पर को इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट द ग्लोबल, यानी बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न जो है वो है डिस्क्राइब करता है द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी एकता नहीं है। बायोडाइवर्सिटी ये डिफाइन करता है कि पूरी अर्थ की लाइफ जो है एक सी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा तरह बटी हुई हैं, उनके अलग अलग पैटर्न्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ये सब जो है एक से नहीं होते हैं। मीन्स हाउ डिफरेंट लिविंग थिंग्स, जैसे कि प्लांट है अलग हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते, लेकिन हम आजकल के टेक्नोलॉजी से इसको पता लगा सकते हैं कि क्या होते हैं। और ये जो है बहुत फैले हुए हैं पूरी अर्थ पर, ये बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न में आते हैं और ये जो है हमारी अर्थ को बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है। तो समझ में आ गया बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न क्या होते हैं, लेकिन अभी हमें इसके अंदर और डीपली उतरना है, यानी ये जो है कितने लेवल पर पाए जाते हैं, ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल लेवल पर पाए जाते हैं। ग्लोबल लेवल में लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट होते हैं, यानी लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या होते हैं, यहाँ पर सिर्फ हम इसको इसलिए ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि हमें एक चीज़ को क्लियरली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हम अभी इसके बारे में लिख नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट वो होते हैं जो इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं, यानी इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ जाते हैं, अर्थ का स्ट्रक्चर सबने देखा है कि अर्थ गोल है, जैसे कि हम यहाँ समझ सकते हैं अर्थ ऐसे है गोल, और यहाँ पर इक्वेटर है और एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। जब इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट होती हुई नज़र आती है। यहाँ पर डिस्टिंग्विश होता है बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी को हम जान गए हैं कि बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न क्या होते हैं, यानी प्लांट्स की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, एनिमल्स अलग अलग तरीके के होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी का लेवल ज़्यादा होता है, यहाँ और ज़्यादा कम होता है, यहाँ और कम होता है, यहाँ और कम होता है। ऐसे जो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट है इसको हम समझ सकते हैं। और एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट क्या होता है? एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट जो डिस्क्राइब करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर को, बायोलॉजिकल कम्युनिटी को, चेंज विद इंक्रीजिंग एलिवेशन एंड अ माउंटेन और हिल, यानी कोई माउंटेन है अर्थ पर, जैसे जैसे अर्थ की ऊंचाई बढ़ती जाती है वहाँ का एटमॉस्फेयर बदलता जाता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे यहाँ बायोडाइवर्सिटी का लेवल कम होता जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसलिए समझने की ज़रूरत है कि एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट भी ग्लोबल पैटर्न है, ग्लोबल लेवल है जो कि हमारे बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कर सकती है। तो अब हम समझते हैं कि कितने होते हैं ग्लोबल। एक ग्लोबल होता है, एक नेशनल होता है और एक लोकल होता है। क्या होते हैं? लेवल्स होते हैं, लेवल। ग्लोबल लेवल में क्या आता है? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट आते हैं और एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट आते हैं।
लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट। और जोग्राफिक पैटर्न्स होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कोरल रीफ जो होती है, यहाँ रिच लाइफ होती है। और लार्ज एरिया, मोर स्पेशीज, स्पेसिफिक एरिया रिलेशनशिप। तो स्पेशीज का जो है एरिया से रिलेशन होता है, जैसे कि अगर कोई बड़ा एरिया है तो वहाँ पर ज़्यादा स्पेशीज पाई जाएंगी। तो ये ग्लोबल लेवल के पैटर्न से हम बायोडाइवर्सिटी को समझ सकते हैं इसमें। और नेशनल लेवल पर क्या होता है, ज़्यादा डिफरेंस किसी में नहीं है, ना ग्लोबल में है ना इन तीनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो नेशनल लेवल पर बस हमें इतना समझ लेना चाहिए कि ये 3 लेवल में होते हैं। नेशनल लेवल में क्या होता है, क्लाइमेट, डाइवर्स टोपोग्राफी और रिजल्टिंग रेंज ऑफ इकोसिस्टम। तो डाइवर्स टोपोग्राफी में हाई स्पेशीज जो है ज़्यादा होती हैं और एंडेमिज्म होता है। तो नेशनल लेवल में यही होता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से उसमें ज़्यादा वो दिया जाता है जोर। और लोकल लेवल में क्या होता है, स्पेशीज़ जो होती हैं वो भी यही होता है, लार्ज एरिया, मोर स्पेशीज़, सक्सेशनल पैटर्न होते हैं, कम्युनिटी चेंज, डिस्टर्बेंस, यानी जैसे कम्युनिटी चेंज होगी तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगा। और सीजनल फ्लक्चुएशन जो होता है वो स्पेशीज़ के डाइवर्सिटी में ज़्यादा रोल प्ले करता है। चेंज, वेट रीजन, ब्रीडिंग। तो यहाँ पर ज़्यादा कोई वो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ता है, तो इसको इतना डीपली नहीं समझने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट तरफ पढ़ते हैं, कहाँ थे हम लोग। स्टडीज स्पेशल पैटर्न ऑफ फिजिकल एंड एंथ्रोपोजेनिक डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट। यानी फिजिकल डिग्रेडेशन तो सब लोगों ने देखी। फिजिकल डिग्रेडेशन जो अर्थक्वेक आता है और हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी टूट फूट होती है, अर्थक्वेक से ज़्यादा होता है, स्टॉर्म होता है और सुनामी आता है, साइक्लोन होता है, ये सब जो है हमारे फिज़िकल डिग्रेडेशन होते हैं। और एंथ्रोपोजेनिक डिग्रेडेशन जो होता है वो ह्यूमन मेड होता है, यानी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। जो नेचुरल रिसोर्स और इन्वायरमेंट होते हैं ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से, उसमें टूट फूट होने लगती है। इन्वायरमेंट डिटेरियोरेशन होता है, डिग्रेडेशन वो हार्मफुल होता है, हार्मफुल चेंजेस होती हैं, डिस्टर्बेंस होता है जो कि इन्वायरमेंट को वो करता है। एंथ्रोपोजेनिक जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एक है एंथ्रोपोज का मतलब होता है ह्यूमन और जेनिक का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड बाय, यानी एंथ्रोपोजेनिक प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन, जो ह्यूमन ने बनाया। तो यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन की वजह से होने वाले डिग्रेडेशन होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। वेरियस इन्वायरमेंट इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल हैजार्ड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन and its variation across globe are also the major thrust area of environmental geography। तो ये सब हमारी कॉमन चीज़ें हो गई। बहुत सारी इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है और नेचुरल हैजार्ड्स जो होती हैं, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट ह्यूमन के द्वारा बनाए गए कुछ उसूल हैं, इनको अप्लाई करना, उसको मैनेजमेंट में आता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने लगा है बहुत ज़्यादा, और जो पर्यावरण का टूट फूट होने लगी है, डिग्रेडेशन एंड इट्स वेरिएशन अक्रॉस ग्लोब, पूरे जो ग्लोब पर
है फैली हुई, तो वो जो है मेजर थ्रस्ट एरिया है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का, यानी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है जो हमारी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़ा मूवमेंट है। तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन यानी प्रोटेक्शन करना, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट ऑफ इंटरेक्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटीज़ ऑन इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट पर ह्यूमन की बनाई गई सोसाइटीज़ का इन्वायरमेंटल पर कोई असर बुरा ना पड़े, ये सब जो है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में आते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है वो होती है ह्यूमन के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक एम है जो ह्यूमन की नीड्स को प्रेजेंट करवाता है, यानी उसकी ह्यूमन की नीड्स जो है उसको मिलनी चाहिए पूरी तरीके से, और इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ भी होती है, और एबिलिटीज़ ऑफ फ्यूचर जनरेशन को कंप्रोमाइज़ किए बिना इसको हमें करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक अप्रोच है इसको करने के लिए। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस किया जाता है ह्यूमन की नीड्स को पूरा करने में, और हमारे फ्यूचर जनरेशन पे कोई भी बुरा वो ना आए, कंडीशन ना आए, तो उसके लिए भी यहाँ पर देख रेख होती है। आर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। तो ये इंटीग्रल पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। Variation in the way how people inhabit and use environment in places and processes, natural and social, that operate at different scale of to alter those environment and the lives of people relying on them, are a strong focus area of environmental geography। यानी वेरिएशन जो है in the way how people inhabit, यानी इनहैबिट ह्यूमन कैसे बहुत सारे तरीके से रह सकते हैं और यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट को एक जगह पे। तो और प्रोसेस जो होते हैं, नेचुरल और सोशल प्रोसेस जो होते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं? ह्यूमन के नेचुरल ह्यूमन ऑपरेट प्रोसेस होते हैं, यानी ह्यूमन के बनाए हुए जो प्रोसेस होती हैं, और नेचुरल प्रोसेस होते हैं। फिज़िकल साइकिल जो इन्वायरमेंट की फ़िज़िकल साइकिल, वेदर, क्लाइमेट चेंज, ये सब चीज़ें जो है नेचुरल प्रोसेसेस में आती हैं। इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप जो है सोशल प्रोसेस में आते हैं। कॉपरेशन, कंपटीशन, यानी आपस में संघर्ष भी हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट भी हो रही है, कॉपरेशन भी हो रहा है, एक दूसरे की हेल्प और कंपटीशन भी चल रहा है। साथ ही साथ ये सब दिस शेप स्ट्रक्चर एंड कल्चर, तो ये स्ट्रक्चर और कल्चर को शेप करता है, ठीक है। ऑपरेट एट डिफरेंट स्केल एट टू अल्टर, यानी ये बनाते हैं किसी चीज़ को डिफरेंट एक वे में, जो है किसी चीज़ को बिना चेंज किए उसमें डिफरेंस लाना, बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज नहीं करना और उसमें डिफरेंट लाना। तो दोस एनवायरनमेंट एंड लाइफ्स ऑफ पीपल रिलाइंग ऑन देम, उसकी लाइफ, पीपल की लाइफ जो है रिलाइंग करती है ऑन देम, पे रिलाइंग करती है, यानी इस पर डिपेंड होती है। आर स्ट्रॉन्ग फोकस एरिया ऑफ इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी यूज अ क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट set of spatial and analytic tool for assessing the impact of human present environment by measuring the result of human activity on natural system। यानी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी जो है यूज़ करता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी सेट ऑफ स्पेशल और एनालिटिक टूल क्या है? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS के बनाए हुए टूल्स हैं जो GIS यूज़ करते हैं, जैसे मैपिंग, स्पेशल स्टैटिस्टिक होती है, डाटा विजुअलाइजेशन होता है,
मॉडलिंग टू एनालाइज जोग्राफिक डाटा होता है। तो ये सब जो है सेट ऑफ स्पेशल टूल्स है। स्पेशल जो होते हैं कनेक्टिंग विद साइज एंड पोजीशन, यानी इनकी साइज से जो है कनेक्ट होते हैं और इनकी पोजीशन बनाते हैं, किसी चीज़ के एरिया के बारे में बताते हैं। तो ये सब जो होते हैं स्पेशल टूल्स होते हैं। मैपिंग, जैसे नक्शे बनाना, ये सब जो है GIS के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। GIS क्या है? जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, कहाँ गए हम? यहाँ पर थे रिजल्ट। तो यहाँ पर टूल्स भी यूज़ करते हैं। एसेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन प्रेजेंस, जो कि डिफाइन करता है, एसेस करता है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन के इम्पैक्ट को प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो है ह्यूमन की, वो इम्पैक्ट करता है। मीज़र करने के से जो रिज़ल्ट आता है ह्यूमन की एक्टिविटीज़ का और नेचुरल सिस्टम का, तो जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ह्यूमन को इम्पैक्ट करता है के टूल्स के द्वारा। यानी टूल्स को यूज़ करेंगे तो इन्वायरमेंट के बारे में पता चलेगा। जब इन्वायरमेंट के बारे में पता चलेगा तो उसको सही से उसको मीज़र करके ह्यूमन की एक्टिविटीज़ और नेचुरल सिस्टम के बारे में जान सकेंगे। तो इन्वायरमेंट ये बहुत क्रिटिकल इम्पोर्टेंट सेट होता है। बाय इट्स वेरी nature, environmental geography is a discipline that seeks to integrate and synthesize knowledge of man-environment relationship in a spatial frame। यानी इसके ही नेचर के से पता चलता है इन्वायरमेंटल जोग्राफी के कि वो डिसिप्लिन है जो कि क्या करता है, सीक्स टू इंटीग्रेट, जोड़ता है, और सेंसिटाइज का मतलब भी जोड़ना होता है, नॉलेज को मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप की नॉलेज को जोड़ता है और स्पेशल फ्रेम में, एक स्पेशल फ्रेम में बना देता है। स्पेशल फ्रेम क्या होता है? जो कि ये एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है, यानी जोग्राफिकल एलिमेंट्स एक स्पेशल फ्रेम होता है। स्पेशल फ्रेम एक ऐसा ढांचा होता है, फ्रेम होता है, जिसमें जोग्राफिक एलिमेंट्स के बारे में बताया जाता है और इसको जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। यानी उसके ही एरिया में हम समझते हैं कि कौन सी जगह वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है, ऐसे, या फिर ग्लोब से हम समझ सकते हैं इसको कि वो किस सिचुएशन पर कौन सी जगह पाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जोग्राफिकल एलिमेंट कहाँ थे हम, स्पेशल फ्रेमवर्क जो है, दैट थर्ड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल जोग्राफी रिवॉल्व्स अराउंड द स्टडी ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। यानी अब जो है स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल जोग्राफी जो है रिवॉल्व करता है, घूम रहा है अराउंड द स्टडी ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट पे। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपोनेंट हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं, इन दोनों के आसपास ये पूरा कॉन्सेप्ट घूम रहा है, स्कोप घूम रहा है एनवायरमेंट और देयर स्पेशल इंटररिलेशनशिप, यानी इसकी इंटररिलेशनशिप पे, एनकम्पासिंग द 4 वाइटल स्फीयर ऑफ अर्थ, जिसमें क्या पाए जाते हैं 4 वाइटल स्फीयर्स हैं, अलग अलग स्फीयर्स हैं, लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, बायोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है। तो इनको डिटेल में पढ़ा जा सकता है, जैसे कि लिथोस्फीयर जो होता है अर्थ की जो क्रस्ट है उसके ऊपर पाया जाता है, एटमॉस्फेयर जिसमें हम क्लाइमेट और टेम्परेचर और वेदर के बारे में पढ़ते हैं, बायोस्फीयर यानी ऑल लिविंग बींग्स के बारे में इसमें हम
पढ़ सकते हैं डिटेल में। और हाइड्रोस्फीयर में जो होता है वाटर के बारे में, वाटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये सब जो है इसी के ऊपर बेस्ड है कि इंटर रिलेशनशिप, इनका आपस संबंध क्या है इन सारे स्फीयर्स का, और यही है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का स्कोप। तो गिवन द स्कोप एंड कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट, environmental geography can prepare students for career in environmental planning and conservation, environmental assessment and monitoring, resource management, environmental hazard and their management, and environmental education, etc. Students studying this program will develop competencies in a broad interdisciplinary area of natural and social sciences, as well as complementary spatial and analytical टेक्निक। यानी ये सब बिल्कुल कम्प्लीटली हमें समझ में आ सकता है कि हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, वो प्रिपेयर कराती है स्टूडेंट्स को उनके करियर के लिए एनवायरमेंटल प्लानिंग में और कंजर्वेशन में भी हमने समझ लिया था कि कोई भी चीज़ जो है उसको कैसे हम कर सकते हैं कंजर्व। जैसे कि हमने पढ़ा था इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पढ़ा था, जिसमें प्रोटेक्शन होता है, जो किसी भी नेचुरल प्रिवेंशन होता है, यानी कंजर्वेशन होता है, प्रोटेक्शन होता है, पॉल्यूशन से हो सकता है, और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए होता है। और ये हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है, लोकल लेवल पर भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब जो है ये सब एक का करियर बेस्ड ऑप्शन से इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड और देयर मैनेजमेंट है, और इन्वायरमेंटल एजुकेशन है। ये सब जो है ये प्रोवाइड कराती है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। स्टूडेंट्स स्टडीइंग दिस प्रोग्राम विल डेवलप कॉम्पिटेंसीज। तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इस प्रोग्राम को कॉम्पिटेंसीज इन अ ब्रॉड इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, यानी बहुत बड़ा इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में इसकी कॉम्पिटिशन्स हो सकती हैं ऑफ नेचुरल एंड सोशल साइंसेस के एरिया में, और एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री स्पेशल एंड एनालिटिक टेक्निक। इनके साथ साथ जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्पेशल और एनालिटिक टेक्निक का भी वो स्टूडेंट्स को स्टडी कराई जाती है। तो ये मतलब उसके बारे में उसका डेवलपमेंट होता है। स्पेशल एंड एनालिटिक डेवलप टेक्निक क्या होती हैं? GIS और EIAS। GIS के बारे में बताया था, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। यहाँ पर सेट ऑफ स्पेशल एंड एनालिटिक टूल होता है, इनके पास मैपिंग कराई जाती है। स्पेशल स्टैटिस्टिक और डाटा विजुअलाइजेशन होता है। मॉडलिंग टू एनालिटिक जोग्राफिकल डाटा, यानी इनको मैप पर एक्सप्लेन करके समझाया जा सकता है। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? EIA, जो इंटीग्रेट जुड़ता है विजुअलाइज एंड एनालाइज। जोग्राफिकली रेफरेंस डाटा होता है जो कि एनालाइज करता है और विजुअलाइज कराता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कमी पूरी करने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं ये। तो यहाँ पर हम बात को ख़त्म करते हैं और यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।